नमस्कार मित्रों, आज हम आपसे हड़प्पा सभ्यता के उद्भव एवं विकास संबंधी मत के बारे में बात करेंगे। ये प्रश्न कई मामले में महत्वपूर्ण है। पहला तो यह है कि यह आपके लिए मेंस का प्रश्न हो सकता है, चाहे वो यूपीएससी हो या पीसीएस हो। दूसरा यह है एकेडमिक लेवल का भी प्रश्न हो सकता है। यह प्रश्न बीए और एमए की परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तीसरा यह है कि यहाँ से मत और मत के संदर्भ में जो साक्ष्य प्रस्तुत हो रहे हैं उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और कथन कारण के प्रश्न आपके सही होंगे। चौथी बात यह है कि कभी कभी सीधा प्रश्न उठता है कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित बातों का संबंध नहीं है। तो उद्भव और विकास के संबंध में कुछ ऐसे मत भी निकल कर के आएंगे जिनका संबंध हड़प्पा से होगा भी और नहीं भी होगा, तो इस तरीके के प्रश्न भी आपके सही होंगे। तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं और हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के उद्भव एवं विकास के संबंधी मत के बारे में। तो एक एक पॉइंट वाइज हम चलते हैं और पहले नंबर पर हम यह देखते हैं, अगर बात किया जाए तो संबंधी मत यानी कुछ मतभेद है। कुछ लोगों का मत कुछ और है और कुछ लोगों का मत कुछ और है, और ये मत दो संदर्भ में अगर समानता बांट करके देखा जाए तो ये देसी और विदेशी हैं। कुछ विदेशी मत हैं जिनका सीधा सीधा यह मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के उद्भव एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका ही नहीं, संपूर्ण योगदान भारत का नहीं है बल्कि विदेशी देशों का है, राज्यों का है। और उस संदर्भ में देखा जाए उस समय हड़प्पा की जो समकालीन संस्कृतियां थी, मिस्र, मेसोपोटामिया, फारस, वो इन्हीं के संदर्भ में बात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ देसी विद्वानों का मत है। उनका यह कहना है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव स्थानीय संस्कृतियों से हुआ, न कि विदेशियों का किसी प्रकार का योगदान है। तो मतभेद है इसमें। हम देख रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के उद्भव एवं विकास में क्या है, मतभेद है। और मतभेद का कारण यह है कि हड़प्पा के बारे में किसी को संपूर्ण जानकारी नहीं है। और जानकारी हो भी कैसे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के साथ भी कुछ विसंगतियां हैं। जैसे पहली विसंगतियों के बारे में अगर हम बात करें, मतभेद के कारण के बारे में बात करें, तो आप देख रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो उत्खनन हुआ है वो ऊर्ध्वाधर अधिक हुआ है और क्षैतिज उत्खनन कम हुआ है। कौन सा? क्षैतिज उत्खनन का अभाव है। और आप जानते हैं किसी भी संस्कृति के बारे में अगर आप बेहतर तरीके से अध्ययन करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर उसका क्षैतिज उत्खनन किया जाना आवश्यक है या क्षैतिज अध्ययन किया जाना भी आवश्यक है। लेकिन ये पुरातात्विक है, तो यहाँ पर जो भी स्रोत मिलेंगे वो उत्खनन से मिलेंगे। तो इसके लिए उत्खनन का आधार कैसा होना चाहिए? क्षैतिज होना चाहिए। तो पहली समस्या यह है कि हड़प्पा सभ्यता का जो अधिकांश उत्खनन हुए हैं और जो अधिकांश हो भी रहे हैं, उन पर सबसे ज़्यादा जोर ऊर्ध्वाधर पर दिया जा रहा है। क्षैतिज उत्खनन का आज भी बहुत अभाव है, क्योंकि इस प्रकार का उत्खनन बहुत महंगा होता है और यही किंचित कारणों की वजह से इस तरह के उत्खनन पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया जा रहा है। दूसरा अगर बात करें हम ऊर्ध्वाधर की, तो ऊर्ध्वाधर उत्खनन तो हुआ, लेकिन ऊर्ध्वाधर उत्खनन केवल जल स्तर के ऊपर तक
कहाँ तक हुआ? ऊर्ध्वाधर उत्खनन हुआ, लेकिन कहाँ तक हुआ? केवल जहाँ से जल मिलना प्रारंभ हो गया उसके नीचे उत्खनन का कार्य नहीं हो पाया, भले से वहाँ पर महत्वपूर्ण सामग्री ही दबी क्यों ना हो, और जो बहुत सारे इतिहास में जो घटनाएं हैं उन पर वो प्रकाश डाल सकती हैं और मतभेदों को दूर कर सकती हैं, लेकिन फिर भी उस पर बहुत अधिक जोर नहीं दिया जा रहा है। तीसरे लेवल पर अगर बात किया जाए तो हड़प्पा की लिपि का ना पढ़ा जाना है। अगर हड़प्पाइयों की लिपि पढ़ ली जाए तो आप खुद देखेंगे कि बहुत सारी समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाएगा, उसमें किसी प्रकार की कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आज तक हड़प्पा सभ्यता से जो लिपि प्राप्त है उसे पढ़ा नहीं गया है। यह प्रश्न पीटी के हिसाब से भी बढ़िया है। कई बार यह प्रश्न पूछा भी जाता है कि हड़प्पाइयों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन लिपि से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि हड़प्पाइयों की लिपि अभी पढ़ी नहीं गई है। तो यहाँ से कथन कारण के प्रश्न आपके बहुत अच्छे बन सकते हैं। कथन आ सकता है हड़प्पाइयों के बारे में जानकारी लिपि से प्राप्त होती है, और कारण हो सकता है कि हड़प्पाइयों की लिपि अभी पढ़ी नहीं गई है। तो देख रहे कारण सही कह रहा है कि लिपि नहीं पढ़ी गई है, लेकिन कथन क्या कह रहा है कि लिपियों से जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ कथन गलत हो जाएगा और कारण आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर देखा जाए वस्तुनिष्ठ का अध्ययन नहीं है, वस्तु निष्ठता का अभाव है, और साथ में वाद से भी बड़े प्रभावित हैं। कारण है कि किसी भी चीज़ों का मूल्यांकन जो यहाँ से प्राप्त सामग्री है, विदेशी मत कुछ और करते हैं तो देसी मत कुछ और करते हैं, और यही सब वजह है जिससे कहीं न कहीं हड़प्पा सभ्यता के उद्भव में बड़ा मतभेद है। तो एक बात तो आपको ध्यान रखना है कि उद्भव से संबंधित जो मतभेद है इसके बारे में आप जान जाएं, और जो प्रारंभिक जो पहला पैराग्राफ होना चाहिए ये आपको लिखना भी है कि हड़प्पाइयों के सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के उद्भव को लेकर के विद्वानों में बड़ा मतभेद है। देसी विद्वान कुछ और कहते हैं और विदेशी मत से संबंधित जो विद्वान हैं कुछ और कहते हैं, और कहने के लिए जो मतभेद का आधार है उसके कारण क्या है कि क्षैतिज उत्खनन का ना होना या इसका होना बिल्कुल सीमित मात्रा में, ऊर्ध्वाधर उत्खनन किया गया है लेकिन यह भी कहाँ तक, जल स्तर के ऊपर तक, और आप देख रहे हैं हड़प्पाइयों की लिपि अभी पढ़ी नहीं गई है। और दूसरा वस्तुनिष्ठता का भी अभाव है, कोई तटस्थ होकर के किसी भी एविडेंस का मूल्यांकन नहीं करना चाहता है। तो ये सब कारण कहीं न कहीं मतभेद को जन्म दे रहे हैं। अब हम देखते हैं, चूँकि आज हम विदेशी संबंधी उत्पत्ति के संदर्भ में चर्चा करेंगे और उन विद्वानों के बारे में बात करेंगे जो कहीं न कहीं ये बातों पर जोर दे रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव कहीं न कहीं विदेशियों के योगदान का परिणाम था। तो ज़रा हम उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इनमें सबसे अगर प्रमुख विद्वान के बारे में बात की जाए तो विद्वान हैं गार्डन चाइल्ड। गार्डन चाइल्ड, आप जानते हैं गार्डन चाइल्ड का यह मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का निर्माण मेसोपोटामिया के लोगों ने किया है, और यह वो तर्क भी देते हैं कि यहाँ के ग्रामीण बस्तियों में ये क्षमता ही नहीं है
कि इतने सुंदर हड़प्पाई बस्तियों का निर्माण कर सकें या एक सुंदर नगर निर्माण कर सकें। और ये कहते हैं कि हड़प्पाई लोग यहाँ देखा जाए कि माफ़ करिएगा, मेसोपोटामिया के लोग यहाँ आए और यहाँ के जलवायु के साथ सामंजस्य स्थापित करके उन्होंने हड़प्पा नगर का निर्माण किया। ये किसका स्टेटमेंट है? गॉर्डन चाइल्ड का। वहीं अगर देखा जाए मॉर्टिमर व्हीलर महोदय का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक चरण में ही, प्रथम चरण में ही हड़प्पा सभ्यता का पूर्ण विकास हो गया था और वहाँ रहने वाले जो लोग थे उनसे उस सभ्यता का कोई सरोकार नहीं था, उनमें और उस सभ्यता में काफ़ी भिन्नताएं थी। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि मॉर्टिमर व्हीलर का यह स्टेटमेंट है और वो कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता या मेसोपोटामिया से इस तरह के विचार भारत आए और उन विचारों से हड़प्पा सभ्यता का निर्माण हो सका, क्योंकि विचारों के भी पंख होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सभ्यता के विकास का विचार मेसोपोटामिया से आया और विचारों के पंख होते हैं। यह स्टेटमेंट किसका है? तो यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, मॉर्टिमर व्हीलर का है। आप देख रहे हैं डी.डी. कौशाम्बी सीधे कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो प्राप्त अवशेष हैं इनके आधार पर यह सिद्ध होता है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव मिस्र मेसोपोटामिया की संस्कृतियों के योगदान का परिणाम था, कि मिस्र मेसोपोटामिया की संस्कृतियों के योगदान का परिणाम था। ये कौन कहते हैं? डी.डी. कौशाम्बी कहते हैं। तो यहाँ पर इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि गॉर्डन चाइल्ड, मॉर्टिमर व्हीलर, डी.डी. कौशाम्बी, अर्नेस्ट मैके जैसे विद्वान आप देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के उद्भव पर विदेशी मत को सबसे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। इनका तर्क क्या है? किस आधार पर दे रहे हैं तर्क? इनका मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का जो नगर नियोजन है, नगर निर्माण, यहाँ का अन्नागार, यहाँ पर गढ़ी, साहतीर, लकड़ी के बचे हुए आगे की तरफ निकले हुए साहतीर आप देख रहे हैं, ये सब मेसोपोटामिया संस्कृत में हमें देखने को मिलते हैं और यही चीज़ें मुझे हड़प्पा में देखने को मिलती है। तो ऐसा लगता है कि मेसोपोटामिया के लोगों ने ही हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किया। दूसरी तरफ अगर देखें तो यहाँ एक और भी मत निकल के आता है। बलूचिस्तान, जो कि आप देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है और आप सुतकांगे डोर के बारे में आप देखे हैं, हड़प्पाइयों का सबसे देखा जाए पश्चिमी स्थल भी रहा है। वहाँ से लोग बताते हैं जिगुरत के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो सुमेरिया सभ्यता की अपनी एक प्रमुख विशेषता थी। मंदिर के एक भवन जिगुरत के रूप में हुआ करते थे, जो प्रशासनिक कार्य भी देखा करते थे। तो ये जिगुरत को आधार मान करके ये कहते हैं कि हड़प्पा जो सभ्यता है इसके उद्भव में कहीं न कहीं देखा जाए मेसोपोटामियाई संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान था। लेकिन सबका खंडन होता है एक एक करके। अगर हम इनके खंडन की बात करें, तर्क को, अगर इनका तर्क है तो अगर हम खंडन की बात करें तो आप खुद देखेंगे
कि हड़प्पा सभ्यता में एक भी ऐसा स्थल नहीं मिला है जिसे हम मंदिर की संज्ञा दे सकें। तो जिगुरत वाली जो अवधारणा थी वो यहाँ से पूरी तरह से क्या हो जा रही है, खत्म हो जा रही है। और दूसरी सबसे प्रमुख बात है कि हड़प्पाइयों की जो मुद्रा का आकार था वह वर्गाकार था, जबकि मेसोपोटामिया की मोहर बेलनाकार थी। और फारस में आप देख रहे हैं बटनाकार मुहर के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ इस बात का भी हमें क्या करना है, ध्यान देना है, मंदिर और वर्गाकार। तीसरा अगर कहा जाए, हड़प्पाइयों की लिपि भाव चित्रात्मक थी, भाव चित्रात्मक थी, जबकि मेसोपोटामिया की लिपि कीलाक्षर लिपि थी। कैसी थी? और अगर मेसोपोटामिया के लोग हड़प्पा सभ्यता के निर्माता होते तो निश्चित तौर पर यहाँ पर वो आते और यहीं की लिपियों का निर्माण करते, या यहीं की लिपि को कहीं न कहीं यहाँ पर वो लिखते, यानी अपनी लिपि को लिखते, और उनकी लिपि अभी तक पढ़ ली गई होती। और दूसरे संदर्भ में देखा जाए, अगर वो यहाँ पर आए और नई लिपि का भी उन्होंने निर्माण किया तो शायद इस लिपि से थोड़ी बहुत इसकी साम्यता जरूर होती। जहाँ इसके देख रहे हैं कीलाक्षर लिपि केवल 400 शब्दों में सिमट करके रह गया है, वहीं यहाँ 900 से ज़्यादा इस प्रकार के भाव चित्रात्मक अक्षरों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं, हम कब्र के बारे में बात करें, हड़प्पा सभ्यता में कई ऐसे महत्वपूर्ण स्थल हैं जहाँ पर कब्र के प्रमाण प्राप्त ही नहीं होते हैं। अगर हम मोहनजोदड़ो के बारे में बात करें तो भले से मृतकों का टीला है, लेकिन वहाँ से एक भी कब्र प्राप्त नहीं होता है। और ना तो यहाँ पर कब्र को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, ना उसके सौंदर्यीकरण पर। वहीं हम देख रहे हैं मेसोपोटामिया में कि जो कब्र हैं वो बहुत सुंदर हैं, बहुत क्या हैं, सुंदर हैं, जबकि यहाँ पर कब्रों में सुंदरता का अभाव है। और कई महत्वपूर्ण ऐसे स्थल हैं जहाँ पर कब्र हमें प्राप्त ही नहीं होते हैं। आगे अगर हम देखें तो हड़प्पा सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग अधिक किया गया है, पक्की ईंटों का प्रयोग अधिक है। और जबकि अगर हम मेसोपोटामिया के संदर्भ में बात करें तो वहाँ पर इस प्रकार के ईंटों का उतना प्रयोग नहीं है, बल्कि कुछ स्तर पर देखा जाए अभाव पाया गया है। अगर हम आगे और बात करें तो हम देख रहे हैं हड़प्पा सभ्यता का जो नगर है वो पूरी तरह से नियोजित है, और वहीं मेसोपोटामिया के जो नगर हैं अनियमित हैं, अनियमित हैं। तो ये सब तर्क देख रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं कि कहीं से ये प्रतीक नहीं हो रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के उद्भव में मिस्र, मेसोपोटामिया और फारस का योगदान था। अगर हम निष्कर्ष की तरफ चलें, अगर हम निष्कर्ष की तरफ चलें तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव स्थानीय संस्कृतियों का परिणाम था, या कहीं से मेसोपोटामियाई लोगों का उपनिवेश नहीं था, और ना ही वो लोग यहाँ आकर के इस सभ्यता का उद्भव किया या निर्माण किया। लेकिन विकास के संदर्भ में अगर बात करें, विकास के संबंध में बात करें तो हम निस्संदेह रूप से कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के विकास में मिस्र, मेसोपोटामिया और फारस का योगदान था।
क्योंकि हड़प्पा के बहुत ऐसे स्थल हैं जहाँ से हमें विदेशी संस्कृतियों के प्रमाण प्राप्त होते हैं, उनका आपसी आदान प्रदान भी रहा होगा। और आप खुद जानते हैं कि कैसे दिलमुन, मेलुआ, माकन जैसे स्थलों का भी उल्लेख मेसोपोटामिया में मिलता है। मेसोपोटामिया की मोहरें आपको भारत में देखने को मिलेंगी मोहनजोदड़ो के स्थलों से। फारस की मोहरें लोथल से आपको देखने को मिलेंगी। R37 कब्रिस्तान में आपने देखा कि इस तरह के कब्रों की परंपरा हमारे यहाँ नहीं थी, इस तरह की परंपरा मेसोपोटामिया में थी। इसी प्रकार से लोथल के मम्मी के उदाहरण मिले हुए हैं और मम्मी का प्रचलन मिस्र में था। और लोथल से बंदरगाह का प्राप्त होना यह भी स्पष्ट प्रमाण है कि कहीं न कहीं बहुत सारी वस्तुओं का आयात और निर्यात होता था। तो ये साफ साफ स्पष्ट करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव स्थानीय संस्कृतियों का परिणाम था, जो एक क्रमबद्ध विकास के रूप में हमें देखने को मिलता है। आप स्वयं देखें कैसे शुरुआती दौर में हमारे पूर्वज शिकारी थे, फिर पशुपालक हुए और नवपाषाण काल आते आते वो कृषक हुए और ताम्रपाषाण काल में वो कहीं न कहीं धातुओं का भी प्रयोग करने लगे। और जब अधिशेष उत्पादन हुआ तो कहीं न कहीं उनके दिमाग में जो एक नगर की परिकल्पना थी, हड़प्पा के रूप में वो साकार हुई। अधिकांश जनसंख्या कृषि से इतर कार्य करने लगी और आप देख रहे हैं वह एक महत्वपूर्ण नगर के रूप में कहीं न कहीं उसका उद्भव हुआ। लेकिन उसके विकास में समकालीन संस्कृतियों का अपना योगदान था। जैसे वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो बहुत ऐसे नगर हैं, आप किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, जिनका उद्भव स्थानीय संस्कृतियों से हुआ है, लेकिन आज उनके विकास में कई महत्वपूर्ण योगदान हैं। तो निस्संदेह हम ये निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि उसके उद्भव एवं विकास में कहीं न कहीं हड़प्पाइयों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। जल्दी ही अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।